तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन देख रहे थे, तो कितने लोगों को एप्लीकेशन समझ में आया सेंटर ऑफ मास का? जल्दी जल्दी से बता दो एक बार। कल जो हम पढ़ रहे थे कितने प्रतिशत भारतीयों को समझ में आया? एक बार हाथ पांव उठा के बताओ। चलो एक छोटा सा देखते हैं कितना समझ में आया, किसको छोटा सा सवाल पूछते हैं। ये रहा सवाल आपके सामने, ठीक है। कैसे करते हैं सवाल? बहुत ही आसान होता है। मासेस लिखो, m1 मतलब 2 kg, m2 मतलब 4 kg, ठीक है। मतलब ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, राइट। और ये एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन 1 जो हो गया, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं 1 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन 2 जो हो गया उसे क्या बोलेंगे, कौन बताएगा? ठीक है, एक्सेलरेशन 2 को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। -2, बड़ा इंटेलिजेंट है यार, -2 आई कैप। बहुत आसान सी बात थी, ठीक है। -2 आई कैप, राइट, ठीक है। तो अब आपका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? ठीक है, m1a1 प्लस m2a2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। निकाल लो कितना होगा, 2 इंटू 1i माइनस 4 इंटू 2i डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, कितना हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका 2 -4 2 का 8 -2 मतलब -6 बाई 6 मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप। मतलब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। इजी था टफ था? बोलो जी। इजी था। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है नीट के एग्जाम का। ये मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन एग्जाम का आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? बोलो। अच्छा, अब ये समझ में आ गया एक्सेलरेशन और सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे समझ में आ रहा है? वाह, बहुत सारे लोग, अरे वाह। अंशिका, जय, चलो सारे हैंड्स डाउन करो एक बार, क्योंकि इसके बाद में आपसे बहुत तगड़ा सवाल पूछने वाला है। चलो कौन कौन अगले क्वेश्चन का चैलेंज लेने को है, वो लोग हैंड रेस करो। जो अगले क्वेश्चन का चैलेंज ले रहा है, ठीक है। बस दो लोग, अनन्या, प्रियांक, रिया, क्या हो गया? अब दो यार, चैलेंज तो लो कम से कम। शर्मा जी, तुमसे ये उम्मीद नहीं कि तुम हैंड रेस ना करो, गलत बात। कोई करे ना करे, शर्मा जी आपको कर ही दिया करो, है ना। चलो, नहीं लेना चैलेंज तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो क्लास आगे बढ़ानी है, ठीक है। दोनों शर्मा, दोनों शर्मा। हाँ ये हुई ना बात, देखो शर्मा जी, ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। बने ना बने, क्या चैलेंज तो नहीं यार। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व नहीं करना है, मैं जो जो सवाल पूछते जाऊंगा मेरे को बताते जाओ, ठीक है। फिर मैं आपको इसे ट्रिक्स बताऊंगा बड़ी मजेदार, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है।
2016 पेपर उठा करके देखो, राइट। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, कंसंट्रेट करना है जो मैं समझा रहा हूँ। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा, और इस जी मास साइन का, थीटा। अरे वाह क्या बात है, जी साइन 30, और इसका कितना होगा, इसका भी जी साइन थीटा। बिल्कुल सही, जी साइन 60। बिल्कुल 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 एक्सीलेंट, पहला जवाब सही जीत के आप ऑलरेडी मतलब 1000 रुपये जीत चुके हैं। कौन बनेगा, अब देखो प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप लिखोगे मास, तो मास आपके पास m1 जो है वो भी m के बराबर है, और m2 जो है वो भी m के बराबर है। अब इसमें प्रॉब्लम किसका है, प्रॉब्लम है साहब इसमें एक्सेलरेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, किसी भी कार्टेशियन। वेक्टर, यस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखते ही हमें क्या ध्यान में आता है पता है, अरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना है ना साहब, तो ऐसा बनेगा, ये बनेगा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यस बिल्कुल सही जय, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये हमें पहले यही दिमाग में, बचपन से दिमाग में बसाया गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कहाँ दिखता है यार तुमको, तुम रास्ते में चलते हो दिखता है कहीं तुमको एक्स एक्सिस अलग से बना हुआ, वाई एक्सिस है, एक बड़ा सा डब्लू, उसके नीचे खजाना होगा, एक बड़ा सा एक्स वाई एक्सिस, उसके नीचे आईआईटी का सर्टिफिकेट रखा होगा, दिखता है कभी तुमको? ये तो हमने डिफाइन किया ना, तो हमारे ऊपर है हम एक्स एक्सिस कहाँ लें और वाई एक्सिस कहाँ लें। और ऐसे ही जगह पे क्वेश्चन बनाने वाले आपके साथ इमोशनल अत्याचार करते हैं, ठीक है, जो हम होने नहीं देंगे। मैं अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लूंगा, ये एक्स है ये वाई। क्यों ले पाया मैं, क्योंकि मुझे पता है अगर ये 30 है, ये 60 है, तो ये 90 है। अब मेरा काम आसान हो गया। अदरवाइज क्या होता, अगर आप ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते तो आपको इसको भी रिजोल्व करना पड़ता है, जी साइन 60 को भी, है ना, यहाँ से लेते आप ऐसा कुछ एक्स वाई, आप फालतू वेक्टर के चक्कर में पड़े रहते ज्यादा टाइम। अब देखो काम आसान हो गया। अब मैंने इसे मैं बोला है मास नंबर 1 और इसे बोला है मैंने मास नंबर 2। तो एक्सेलरेशन देखते हैं, तो मास नंबर 1 का एक्सेलरेशन a1, a1 की डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको, माइनस आई कैप। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो आप अगेन 1000 रुपये जीतते हैं। तो ये हो गया माइनस जी साइन 30 आई कैप, और a2 क्या हो गया, माइनस जी साइन 60 जे का। आप भी जीतते हैं 1000 रुपये। देखो एक्सेस सॉल्व करते ही मेरा काम बड़ा इजी हो गया। अब तो आपको पता ही एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, m1 a1 m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू m, a1 की वैल्यू हो गई माइनस जी साइन 30 आई कैप, प्लस m2 की वैल्यू m, और ये डिवाइडेड बाई m प्लस m। अब यहाँ जरा वैल्यू पुट करेंगे, ये m तो सारे कैंसिल कर दो, तो माइनस जी बाई 2 आई कैप माइनस रूट 3 जी बाई 2 जे कैप होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2। तो देखो ये हो गया माइनस जी, कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो आपका ये आ गया, कितना आ गया, 1/4 आई कैप प्लस रूट 3/4 जे कैप। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हमें निकालना, अभी आ रही क्लियर वॉइस मेरी, तो देखो अब हमें निकालना क्या है,
एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर पता है आपको, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बच्चे से जानते हो, निकाल दो मैग्नीट्यूड। मॉड तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस जी बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये भी माइनस में है ना, सॉरी मैंने यहाँ माइनस, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ठीक है, अंडर रूट माइनस रूट 3 जी बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो गया बच्चे ये, अंडर रूट जी स्क्वायर बाई 16 प्लस 3 जी स्क्वायर बाई 16, तो 4 बाई सॉरी 16 होगा, तो ये आ जाएगा आपका जी बाई 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया आपका, जी बाई 2 हो गया, ठीक है। डायरेक्शन हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, खाली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, राइट। सबको समझ में आ रही है क्या बात ये, ठीक है। देखो अगर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे चूज करते इस क्वेश्चन में एक्स वाई, तो ये होती आम जिंदगी, ठीक है। और हमने अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे चूज कर लिया अलोंग मेरा इंक्लाइंड प्लेन, तो इसको हम बोलते हैं मेंटोज लाइफ। मेंटोज लाइफ चूज करते ही आपकी आधी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, है ना। तो मर्जी आपकी है, आप कौन सी लाइफ चूज करना चाहते हैं। किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया और कॉन्सेप्ट समझ में आया, ऑप्शन में नहीं था यार, एक्चुअली ऑप्शन में जी के टर्म्स में दिया हुआ था, इसलिए पुट नहीं कर रहे उसको। अब हम लोग एक्चुअली ना बड़े हो गए, तो ये छोटी छोटी चीजों से ना ऊपर उठ चुके है ना, मतलब वी आर नाउ फार मोर मैच्योर्ड गाइस, तो वी डोंट टॉक रबिश थिंग्स नाउ, तो हम लोग थोड़ा मैच्योर्ड बातें करते हैं आपसे, तो हम जीवी की वैल्यू पुट नहीं करते, नहीं डिपेंड करता है कैसा ऑप्शन दिया उसके हिसाब से निकालना होता है। ऑप्शन जी के टर्म्स होता है, तो जी के टर्म्स में निकाला, आप चाहो वैल्यू रख लो, ठीक है। सबको समझ में आया ये, कैसा लगा ये क्वेश्चन, अच्छा खराब या जोर से, टफ था इजी था, नहीं पता हो या ना हो, लेकिन बताया ना, नाउ वी आर ग्रोन अप्स, ये सब 10th में बात करते हैं, जी की वैल्यू 9.8 हो गया, नाउ वी डोंट टॉक दिस, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ education, what is the meaning of education, what is the meaning of physics, if somebody asks you what is the definition of physics, what will you say, क्या फिजिक्स की डेफिनेशन कोई आपसे पूछ ले क्या बताओगे, ना physics is a science where some physics is a science where some people unnecessarily make simple things complicated by using some mathematical phenomena, that is known as physics, right. फिजिक्स इज अ साइंस जहां पे ना जबरदस्ती हम लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, फल नीचे गिरता है, या न्यूटन के ढूंढने के बाद भी वो नीचे ही गिर रहा है, ऊपर तो गया नहीं, तो पढ़ के फायदा क्या। ध्रुव बाबू, चलो जोक सपाट, अब एक चीज बताओ मुझे, मुझे एक चीज बताओ जरा समझाओ कि पानी है ना, और पानी के ऊपर एक वुडन प्लैंक है, और इस वुडन प्लैंक का मास m है, और इस कोने पे आप खड़े हो, ठीक है, इस वुडन प्लैंक का जो लेंथ है वो l है, और आप दौड़ते दौड़ते इसके दूसरे कोने पे आ गए, राइट।
आप दौड़ते दौड़ते दूसरे कोने पे आ गए, तो वुडन प्लैंक की पोजीशन में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बताओ। पीछे जाएगा, हिलेगा मतलब पीछे जाएगा। आप आगे जाओगे तो वुडन प्लैंक पीछे जाएगा, फ्रिक्शन है तो। न्यूटन थर्ड लॉ कंपेरेबल ही है, ठीक है। अनकंपेरेबल मासेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इसमें हमने वुडन प्लैंक बोला, हमने शिप की बात नहीं करी। 1000 किलो 2000 किलो का शिप और 50 किलो का आदमी, तो कंपैरिजन नहीं है। नॉर्मल वुडन प्लैंक 250 किलो 300 किलो का होगा, ठीक है, तो वो पीछे जाएगा। एज सिंपल एज दैट। आपका मास सपोज करो स्मॉल एम है, ठीक है, कितना पीछे जाएगा? ठीक। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आपका यहाँ पे, अच्छा वुडन प्लैंक पीछे क्यों जा रहा है? कौन सा लॉ लग रहा है? थर्ड लॉ लग रहा है न्यूटन का, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ में ये बता रहा है कि भैया अगर आप आगे जा रहे हो तो बिकॉज ऑफ योर रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है फ्रिक्शन का, हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वुडन प्लैंक आपका पीछे जाएगा, राइट। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ माइनस एल बी है, बिल्कुल सही प्रियांश, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। मैंने बोला ना, दुनिया में कुछ लोगों ने जबरदस्ती मैथ घुसा के फिजिक्स को कॉम्प्लिकेट कर दिया, तुम भी उनमें से एक, ठीक है। चलो, तो देखो ये हो गया। अगर न्यूटन लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, बहुत बहुत सीरियसली बात सुनना, अगर न्यूटन थर्ड लॉ कहीं पे लग रहा हो और अगर मैं मान लो दोनों बॉडी को एक सिस्टम मान लो, तो क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। न्यूटन थर्ड लॉ का मतलब यही है ना, मैंने क्या बताया था पढ़ाते समय कि भैया जहां जहां आपका न्यूटन थर्ड लॉ लगता है वहां मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले कल की क्लास में डिस्कस किया था कि सिस्टम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम सबसे पहला काम करते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट सेट कर लेते हैं। अभी ठीक आ रही है क्या? बीच बीच में कोई हल्का सा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, वैसे ऐसे होना तो नहीं चाहिए। मैंने तो अपने यहाँ पे दोनों जगह, घर पे और यहाँ दोनों जगह मैंने बूस्टर्स लगवा रखे हैं क्लास के लिए, पता नहीं। अब जब व्हाट्सएप और एफबी का सिस्टम डाउन हो सकता है तो यार फिर तो कुछ भी हो सकता है, नहीं? ये पता नहीं, एयरटेल और परेशान, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। ये हो गया मेरा 0 0। अभी की कंडीशन, करंट कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, जब ये आदमी इस कोने पे खड़ा है, ठीक। फिर हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मास कैपिटल एम स्मॉल एम, राइट। पोजीशन लिखेंगे इसकी हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है खाली हमें, वाई तो है नहीं। तो कैपिटल एम का क्या होगा, जल्दी बताओ? कैपिटल एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। आहा, फंस गया।
कैपिटल एम राफ्ट है ना, लंबा एल लेंथ का, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच होगा ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। सिमिट्री में हमेशा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, तो L/2। ठीक है, स्मॉल एम का क्या होगा? स्मॉल एम देखो कोने पे है, इसके रेस्पेक्ट में L हो जाएगा। तो अब निकाल लो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका, M1 मतलब कैपिटल M इंटू L/2 प्लस स्मॉल m इंटू L अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट आपका बोलता है कि भाई आपका ये रिवर को हम लोग और लंबा कर देते हैं यहाँ पे, और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, या इसके नीचे बना लेते हैं, चलो बाजू में बना लेते हैं। जब ये आदमी चलते 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 चलते, ठीक है, इस कोने पे पहुंच गया, राइट, तो उस समय ये x डिस्टेंस आगे बढ़ चुका है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये x डिस्टेंस आगे बढ़ चुका। अब देखो अगेन निकालेंगे हम लोग मास, कैपिटल M स्मॉल m, और इनका x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो इसका कैपिटल M ये है, स्मॉल m ये है, तो स्मॉल m तो x डिस्टेंस पे आ गया। ठीक है, और कैपिटल M क्या है, ये L/2 पे आएगा, तो L/2 प्लस x हो गया। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू L/2 प्लस एक्स प्लस स्मॉल m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, बात समझ में आ रही है? राइट, अब दोनों केस मिला के हमें पता क्या है कि सेंटर ऑफ मास वुड रिमेन एट इट्स पोजीशन। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ये वाला सेंटर ऑफ मास जो कंडीशन नंबर 1 का था और कंडीशन नंबर 2 का सेंटर ऑफ मास, ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इक्वेट कर दो दोनों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, कैपिटल M इंटू L/2 प्लस ML बाई M प्लस M मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू L/2 प्लस x प्लस MX बाई M प्लस M। अब ये M प्लस M कैंसिल, हाँ इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, x की वैल्यू यहां से आएगा स्मॉल m इंटू L बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इतना डिस्टेंस आपका ट्रैवल करेगा कौन, आपका जो वुडन प्लैंक है, जो राफ्ट है। अगर आप राफ्ट में फुल लेंथ कवर करते हो, ठीक है, अगर आप राफ्ट में आगे की तरफ फुल लेंथ कवर करते हो तो राफ्ट पीछे की तरफ कितना चला जाएगा, स्मॉल m इंटू L बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सबको? ये सबसे बेसिक तरीका मैंने बताया। सबसे फंडामेंटल क्या है यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ, राइट। पहले इसको नोट कर लो एक बार, फिर मैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें करके दिखाता हूँ। हो गया, नोट हो गया? चलो आगे बढ़ो।
अब देखो मैं यहाँ पे ना कुछ कुछ तुम्हें चीजें बताऊंगा जो समझ लो, ये बहुत हम लोग कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। पहली बात देखो यहाँ, ठीक है, मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन का एक मेंटोस लाइफ दिखाता हूँ। ये मेरा रेफरेंस पोजीशन है, ये मेरा राफ्ट है, ठीक है, इसका मास कैपिटल एम, यहाँ पे स्मॉल एम मास का एक आदमी खड़ा है, ये लेंथ एल, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना, सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी पड़ती है कि क्या मेरा एफ एक्सटर्नल 0 है? यस, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल। जहां पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा होगा वहां पे सिस्टम नेट फोर्स विल बी, जहां पे भी नेट फोर्स 0 होगा मोमेंटम विल बी कंजर्व। जहां पे भी मोमेंटम कंजर्व होगा वहां पे सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट इट्स पोजीशन, ठीक है। जहां पे भी आपका सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे रहेगा वहां पे मास मोमेंट शुड बी 0। दोस्तों ये नोट कर लेना, किसी किताब में कहीं ना दिया हो, चाहो तो जितनी किताबें छान सकते हो पूरे हिंदुस्तान दुनिया की छान लेना, ये ना मिल रहा आपको सीक्वेंस जो मैंने अभी नोट करवाया, ठीक है। इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, और इसको आपको खाली नोट नहीं करना, इसको हर जगह अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखो और समझो। ये हो गया, ये नोट कर लिया सबने? प्लीज नोट कर लेना, प्लीज 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 नोट कर लेना, इसको नहीं मिलेगा ये कहीं। ओके, देखो अब एक चीज ध्यान से समझो, ठीक है। मैंने अपना रेफरेंस फ्रेम यहां पे बना लिया। अब समझो, मैंने इस कोने पे रेफरेंस बनाया, इसको मैंने 0 0 रखा। मास मोमेंट का मतलब होता है, मास मोमेंट कहां से आता है? ये आता है मोमेंटम से ही आता है। मास मोमेंट का मतलब होता है क्या? मास मोमेंट का मतलब क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो देखो अब ये कंडीशन 1, ठीक है। अब थोड़े देर बाद क्या हो जाएगा कि आपका ये राफ्ट जो है ना, जब ये आदमी इस कोने पे पहुंच गया, ठीक है, तो राफ्ट आपका एक्स डिस्टेंस आगे निकल गया। बात समझना ध्यान से, ठीक है। राफ्ट आपका एक्स डिस्टेंस आगे निकल गया, राइट। और ये टोटल लेंथ आपका एल है। रेफरेंस फ्रेम मैंने यहां बनाया हुआ है इस कोने पे ना, इस कोने पे। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो गया? एल माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा उस समय? मैं क्या बोलूंगा कि भैया मेरा जो कैपिटल एम मास था उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। माइनस, माइनस साइन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में गया, ये अपोजिट डायरेक्शन में गया। आदमी पीछे जा रहा है, राफ्ट आगे जा रहा है। और स्मॉल एम मास जो है वो एल माइनस एक्स डिस्टेंस दिया इस रेफरेंस फ्रेम से, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? एम एक्स
प्लस स्मॉल एम एक्स इज इक्वल टू एम एल। तो एक्स कितना आ गया, स्मॉल एम एल बाई एम प्लस एम। ठीक है, दिस इज नोन एज मेंटोस लाइफ। ठीक है, ये स्पेशल ट्रिक्स हैं, ये सब किताबों में कम दी हुई हैं, जेई लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं। फटाक से आंसर आ गया आपका, कितना शिफ्टिंग हुई। यानी अगर मान लो शिफ्टिंग कितनी हो रही है आपको ये कैलकुलेट करना है तो आपके लिए बड़ा आसान है। ठीक है, अगर शिफ्टिंग कितनी हो रही है आपके लिए कैलकुलेट करना है तो ये आपके लिए बड़ा आसान है मास मोमेंट से। ठीक है, बस मास मोमेंट लगाने आना चाहिए। मास मोमेंट में गड़बड़ अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर मान लो एक साइन यहाँ पे माइनस की जगह प्लस का लग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रेफरेंस फ्रेम बहुत जुडिशियसली आपको देखना पड़ता है। राइट, क्लियर है? जल्दी बोलो। ये सेंटर ऑफ मास जो है वो बहुत ही मजेदार चीज है। सेंटर ऑफ मास से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तो समझ में आया, ये फटाफट से एक बार एड्रेस कर दो बेटा। अब देखो, ये लाइन पूछ रहे हो, ये वाली। यस सर। देखो बहुत सिंपल है कि आपका ना मास ने ट्रैवल कितना किया विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। तो कैपिटल एम पहले पूरा कोने में था, आप कैपिटल एम आप ये यहां से यहां तक ट्रैवल करके आया तो ये यहां से एक्स डिस्टेंस आगे निकल गया। ठीक है, तो हम लोग रिलेटिव टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू इस एक्सिस में आपका कैपिटल एम एक्स डिस्टेंस आगे चला गया तो उसका मास मोमेंट क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस। ठीक है, और अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स है आपका तो आपका मास मोमेंट कांस्टेंट होना चाहिए। राइट, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं पांव के नीचे अचानक पत्थर आ गया तो हमारी अपर बॉडी आगे चले जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास को रखना है। न्यूटन थर्ड लॉ लगा, पत्थर टकराया मतलब न्यूटन थर्ड लॉ लगा, नेट फोर्स सिस्टम का 0 है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब कि मेरी नाभि की पोजीशन में मुझे कोई चेंज नहीं लाना है, वो जिस वेलोसिटी से आगे जा रही थी वो जाती रहेगी। तो अपर बॉडी मेरी ऑटोमेटिकली आगे झुक जाएगी। उसको बोलते हैं मास मोमेंट, मास इनटू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कहां से, आपके एक्सिस से, जो आपने एक्स लिया। तो हमने एक्सिस कहां लिया था, यहाँ कोने में डिफाइन किया। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक्स डिस्टेंस आगे चला गया। तो अब कुल मिला के मास कितना आगे गया, एल माइनस एक्स गया। मास ने पूरा एल ट्रेवल किया था, इस आदमी ने पूरा एल ट्रेवल किया, लेकिन सिंस ये एक्स आगे चला गया तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, एल एक्स हो गया। अब आदमी किधर जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मास किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये कैपिटल एम फॉरवर्ड जा रहा है, स्मॉल एम बैकवर्ड जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था, नेट मास मोमेंट शुड ऑलवेज बी 0। तो कैपिटल एम इंटू एक्स माइनस स्मॉल एम इंटू एल माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। खत्म काम। राइट, क्लियर है? ओके, अब देखो एक चीज और दिखाते हैं। ठीक है, कहानी सुनाते हैं तुम्हें कर्ण अर्जुन की। ये कर्ण अर्जुन की कहानी बहुत बार कंपटीशन में पूछी गई है ना। यहाँ हमारा कर्ण खड़ा है, कौन सा कर्ण हमारा, सलमान खान। ठीक है, तो ये कर्ण है और ये अर्जुन। राइट, अर्जुन ठीक से खड़ा नहीं हुआ, उसको ठीक से खड़ा करना पड़ेगा अर्जुन को। राइट, अब इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, इसका मास कैपिटल M राफ्ट का, और ये L डिस्टेंस पे है। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने दौड़ लगाई, यहां से अर्जुन ने, यहां से कर्ण ने, और वो दोनों सेंटर पे आके मिले।
सेंटर पे आकर दोनों गले मिले, तो उस कंडीशन में राफ्ट की पोजीशन में क्या चेंज आएगा? ठीक है, तो इस डायग्राम को हमें बिल्कुल ऐसा ही रखना है। ठीक है, इस डायग्राम को बिल्कुल ऐसा ही रखना है ना। और इसके नीचे एक डायग्राम बनाना है कि भैया सपोज कर लेते हैं किसी भी डायरेक्शन में ले लो यार, किधर ले ले बताओ, आप बताओ किधर ले, किसका वजन ज्यादा है? तो अर्जुन कौन है? शाहरुख खान है। और करण कौन है? सलमान खान है। तो किसका वजन ज्यादा होगा? है सलमान खान का, M2। तो सलमान खान का वजन ज्यादा है तो उसने खींच लिया, करण का वजन ज्यादा है, तो हम थोड़ा सा राफ्ट हमारा ना करण की तरफ सरक गया, ऐसा चला गया। अब जो इसका सेंटर है ना, नया सेंटर यहां शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो मिले तो यहाँ पे, अब करण और अर्जुन जो हमारे हैं वो यहां मिले एक दूसरे से। ठीक है, समझो बात को जरा। और ये डिस्टेंस x शिफ्ट हुआ ये, तो मास मोमेंट निकाल लो। m1 किधर दौड़ा? इधर की तरफ दौड़ा, तो m1, ठीक है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना था आपका? L/2 था, और प्लस ये x ऐड हो गया, L/2 प्लस x, प्लस कैपिटल M किधर दौड़ा? वो भी इधर ही दौड़ा, कितना दौड़ा? ठीक है, x खाली, और M2 रिवर्स आया इधर से, तो माइनस M2, कितना दौड़ा? यहां से यहां तक L/2 था, और ये माइनस x, मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां पे देखोगे आप तो M1 इंटू L/2 माइनस M2 इंटू L/2 प्लस x टाइम्स M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? M2 माइनस M1 टाइम्स L/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल। अब इस फॉर्मूले से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है यार कि अगर M1 ज्यादा होगा तो ये पीछे की तरफ जाएगा, अगर M2 ज्यादा होगा तो M2 की तरफ सरकेगा, और कितना सरकेगा? M2 माइनस M1 इंटू L/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है, और अगर M1 M2 समहाउ इक्वल हो गए तो आपका राफ्ट कहीं नहीं सरकने वाला, अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, दोनों मास आके सेंटर पे मिल सकते हैं। तो ये कहानी करण अर्जुन की है। ठीक है, ये करण अर्जुन की कहानी कई बार पूछी गई है। आपको M1 M2 और कैपिटल M की वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है, आपको L की वैल्यू दी होती है, और आपको ये पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये अच्छी लगी इसको एकदम समझ में आया कि हाँ एकदम एक बार में पिक्चर क्लियर है दिमाग में क्या हुआ है। राइट, ध्रुव अरोरा, अरोरा जी क्या हो गया? नाराज चल रहे हो, बात नहीं होता। जेना साहब आज हमारी मॉर्निंग की मीटिंग में आप ही के नाम पे बड़ा डिस्कशन हो रहा था। मैंने बोला यार अर्पित का समझ में नहीं आता, बात ही नहीं करता, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शर्मा जी का मुझे क्लियर है, ध्रुव शर्मा जी, उसको नहीं समझ में आएगा तो मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो पापा वाला डंडा उठा लेता है पहले ही। मैं बदले लेके रहूंगा। देखो, तो मैंने आपकी जिंदगी बहुत आसान कर दी। सेंटर ऑफ मास निकालने के क्वेश्चन आते हैं आपको इस तरीके के। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगा, मोमेंटम वहां पे कंजर्व रहेगा, मोमेंटम जो होगा आपका कंजर्व रहेगा।
राइट। तो कई बार आपसे मतलब जो है इस तरीके से भी पूछा जाता है कि यार ये राफ्ट है, इसका वजन है 40 किलो, ठीक है, और सॉरी यार 40 नहीं, मतलब 140 कर लेते हैं, चलो इसका वजन है 140 किलो, यहाँ पे मतलब 30 किलो का एक बच्चा, और उसने दौड़ लगा दी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, उसने दौड़ लगाई 10 मीटर पर सेकंड से, तो राफ्ट किस स्पीड से इधर जाएगा? अब क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व कर दो, जैसे मास मोमेंट निकाल रहे थे वैसे मोमेंटम निकाल दो, क्या हो जाएगा आपका 30 इंटू 10 प्लस 140 इंटू वी इज इक्वल टू 0, m1v1 प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। जहां पे न्यूटन थर्ड लॉ लगा वहां सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन पे रहेगा, मास मोमेंट 0 होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। ये चीजें एक साथ दिमाग में एक बार में आ जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, और ये बहुत इजी तरीका है सेंटर ऑफ मास, जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन चुटकियों में बनते हैं इसमें। तो आई होप कि आपको पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर ये पिक्चर क्लियर है तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी फटाफट समझ में आ जाएगा। चले आगे फिर, चलो ठीक है, तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, कभी भी इंटरनल कुछ चेंज होता है, ठीक है, तो वहां भी आपका मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। सब बोलते हैं ना जिंदगी में कि यार अगर आपको कुछ करना है तो आवाज अंदर से आनी चाहिए, राइट। सामने वाले के बोलने पे, जैसे आई एम बेसिकली हेल्प फ्रॉम बिहार, तो हमारे बिहार में कहावत चलती है कि सिखाई बुद्धि ढाई घड़ी, दूसरों की सिखाई बातें थोड़ी देर ही रहती है दिमाग में, फिर निकल जाती है। इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो समथिंग शुड कम फ्रॉम इनसाइड, राइट, and if something would come from inside, then net force will always be 0, right, and in that condition your center of mass will never change. But if I will put some external force, then definitely your center of mass is going to change. That is not a good condition. ये बिहार की बहुत फेमस कहावत है, सभी बोलते हैं, मेरी दादी बोलती थी, मैं अपने दादी से सीखा था अपनी, कि सिखाई बुद्धि ढाई घड़ी। जिस आदमी को कुछ करना होता है उसके अंदर से एक आवाज आती है, ठीक है, तो अपने अंदर की आवाज को पहचानो, राइट, एंड यू शुड ओनली इंटरनल मोटिवेशन, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज़ यू कैन नॉट गेट मोटिवेटेड एवरी डे बाय समबडी ना, मतलब किसके पास इतना टाइम है, अगर टाइम है भी तो यार उससे फर्क क्या पड़ता है। अगर मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान दिया तो आप क्लास के बाद बोलोगे अरे यार ज्ञान दे रहा था, तो इसलिए मैं ज्ञान की बात हमेशा विज्ञान से समझाता हूँ आपको। तो आज भी मैं आपको ज्ञान की बात विज्ञान से समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जो आपके अंदर से चीज आती है वो हमेशा परमानेंट होती है, बिकॉज योर सेंटर ऑफ मास नेवर चेंजेस एंड सेंटर ऑफ मास शुड नेवर चेंज, राइट। कभी कभी आपने ये सुना होगा बचपन में ना, मतलब जब छोटे रहते हैं, साल 2 साल 4 साल तक, तो बच्चों को लूज मोशंस हो गए, तो घर में दादी वादी लोग रहते हैं, उन लोग बोलते हैं अरे इसकी ना नाभि सरक गई, ठीक है, नाभि की थोड़ी सी मालिश कर दो ठीक हो जाएगा। वाई? इसका मतलब है आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, तो पूरे आपके बॉडी का सिस्टम हिला देता है। तो सेंटर ऑफ मास कभी शिफ्ट नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास शुड ऑलवेज बी देयर बिकॉज दैट हैज बीन डिजाइन्ड बाय द नेचर। देखा, तो यहाँ पे भी ज्ञान की बात मैंने आपको विज्ञान से समझाई। तो कभी भी इंटरनल फोर्स आएगा, ठीक है, भूकंप आएगा, वॉल्केनोज आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे, बम फटेगा, राइट, ये सब वो कंडीशन है जहां पे आपका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर इंटरनल। अर्थक्वेक में क्या होता है भाई, कहीं दूर, हजारों किलोमीटर दूर अर्थ ने अपने प्लेट्स को एडजस्ट किया, राइट, अर्थ की जो अंदर की प्लेट्स हैं उसने उसको एडजस्ट किया। तो सिंस सेंटर ऑफ मास शुड रिमेन एट इट्स पोजीशन, किसी दूसरी जगह पे इफेक्ट आएगा जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, राइट। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा जो नेचर का रूल है कि अपनी जगह पे रहेगा। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए कि जैसे कि ब्लास्ट हो गया, अर्थ का सेंटर ऑफ मास उसके बिल्कुल सेंटर पे है, फिजिकल सेंटर पे बिल्कुल निकालते हैं सर, बड़े बड़े तरीके हैं इसको निकालने के आजकल। तो अब देखो, बोल रहा है एक प्रोजेक्टाइल है,
एक बॉम्ब को ना प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका गया एट विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। यहां से एक बॉम्ब को आपने फेंका विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस से आकर के इट ब्रेक्स इनटू द मास रेशियो 1:3। दो मासेस में ब्रेक हो गया, ठीक है, दो मासेस में ये ब्रेक हो गया 1:3। जो छोटा वाला मास था जिसका मास आपका 1 था, ठीक है, राइट, तो वो छोटा मतलब दो मासेस में अगर आपका ब्रेक हो गया 1:3, तो एक मास हम लोग ले लेते हैं m, दूसरा मास हम ले लेते हैं 3m, ठीक है, राइट, 1:3 में ब्रेक हो गया। तो जो m वाला मास था ना वो हाईएस्ट पॉइंट से इमीडिएटली रेस्ट पे आके यहाँ पे गिर गया, ये m वाला यहाँ गिर गया। तो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हैवियर फ्री पीस फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट। अब वो जो बड़ा वाला 3m गया वो पता नहीं कहां गया, टूट के कहीं गया हो, नहीं पता, वो आपको निकालना, राइट। गिरेंगे सारे मास ग्राउंड पे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है मैं वो समझाता हूँ, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये भी कॉम्पिटिशन के। कभी भी आपको ब्लास्ट और इस तरीके की चीजें मिले तो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे आपको तुरंत पकड़ना है कि भैया एफ एक्सटर्नली 0, ठीक है, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, राइट, और जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पाथ is the travel path of center of mass। अगर ये नहीं फटता तो मेरा बम यहां आके गिरता, अगर ये फट गया तभी भी मैं बोलूंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास यही है। सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो सकता क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है मुझे पता चल गया कि मेरा ये जो पोजीशन है, ये मेरा अगर 0 0 ओरिजिन होता है तो ये पोजीशन है मेरा XCM, ठीक है। तो मैं पहले XCM निकालूंगा। अब बताओ मुझे हिंदुस्तानी में बताओ कि XCM कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी ऑब्टेन सेंटर ऑफ मास, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। रेंज। यस, बिल्कुल सही जवाब, हम निकालेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज आपकी क्या होती है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। तो 2 into 100 स्क्वायर साइन 37 कॉस 37 बाई जी को 10 ले लो, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा ये, 2 into 100 स्क्वायर साइन 37 is 3/5 cos 37 is 4/5 by 10, कितना आता है यार ये देखना, कैलकुलेट करके। रेंज का यही फॉर्मूला है। अरे कैसी कैसी बात, हाँ तो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर लेना बालक। पीसीएम वाला बच्चा हो गया ऐसी बात मतलब, बायो वाला कोई बोलता तो मैंने पहले ही लिख दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के मैंने पहले ही ब्रेक कर दिया क्योंकि मेरे को 37 डिग्री पता है ना, साइन कॉस में अलग अलग। ये कितना आ रहा है, अड़तालीस दूनी 96, 25 चौक 100, 3 0 कट गया, 960 हो गया ना, ठीक है। समझाया था ना मैंने, किसी टीचर का पता करना है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम तो उसे कैलकुलेशन दे, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, m1
which is m, m2 which is 3m, ठीक है। अब इनके एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। 3m का हमें पता नहीं क्या है। आपका स्मॉल पार्ट बोल रहा है एकदम हाईएस्ट पॉइंट से बीचों बीच आकर के वो रुक गया है, तो मतलब ये xcm/2 हो गया, राइट। बस खत्म काम आपका। तो क्या होगा, नेट सेंटर ऑफ मास xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो xcm आपको पता है, कैलकुलेट किया 960, m इंटू 960/2 प्लस 3m इंटू x डिवाइडेड बाई m प्लस 3m। अब इसे कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा ये m कैंसिल, 3 + 1 4, 4 इंटू 960 माइनस 960/2 इज इक्वल टू 3x। तो यहां से निकालो x कितना आता है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके बताओ जरा। कितना आया, फटाफट करो कैलकुलेट। ग्यारह सौ बीस मीटर बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसका मतलब जो हैवियर पीस है ना, वो इनिशियल पोजीशन से 1120 मीटर दूर जाके कहीं पे गिरेगा, ठीक है। तो देखो, हमने सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से इस पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, राइट। सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन, जो दोनों ही चीज हम लोगों ने देखी है बड़े इत्मीनान से, राइट। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन, ये दोनों ही चीज हम लोगों ने बहुत इत्मीनान से देखी है। राइट।